नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है जिसमें मैंने सुबह आपको करवाया था राष्ट्रकूट वंश के बारे में कि राष्ट्रकूट वंश कैसे चालुक्य जो वातापी के चालुक्य है उसका जो अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकंड को दंती दुर्ग जो उसका सामंत था उसको हरा कर परास्त करके मार कर अपना राजवंश शुरू कर लेता है। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की आप बताओगे? किसने? दंती दुर्ग ने। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? मान्यखेत को बनाया। तो इस तरह से मैंने आपको बोला था कि सारे जो राजा है राष्ट्रकूट के आपने एक सीक्वेंस में याद कर लेना। वैसे पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, लेकिन आपने फिर भी इसको क्या है पूरा ध्यान से रखने में किसके बाद कौन सा बना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। आपने देखा कि जो कृष्ण प्रथम है उसने क्या किया था? एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल का निर्माण करवाया था। आपने देखा कि जो कन्नौज है उत्तर भारत में, कन्नौज जिसमें का हर्षवर्धन की बाद क्या होता है उसकी स्थिति कमजोर पड़ जाती है। तो पूर्व से पालवंश और पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण से राष्ट्रकूट, ये तीनों ही क्या करते हैं? कन्नौज को हथियाने के लिए आपस में इनका संघर्ष चल पड़ता है। वो कहता है मैंने कब्जा करना है, वो कहता है मैंने कब्जा करना है। तो इनका आपस में क्या है युद्ध शुरू, आपस में इनका टकराव शुरू हो जाता है। तो जो राष्ट्रकूट की तरफ से ध्रुव ने इसमें पार्ट लिया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों की तरफ से पहली बार कौन सम्मिलित हुआ था? ध्रुव हुआ था सम्मिलित। तो पहले का जो वीडियो है प्लीज आप जरूर देखना, तो ही आप चीजों को कोरिलेट कर पाओगे। कैसे मतलब कि जो अमोघ वर्ष है इसके अंदर जो आपने देखा जो गोविंद तृतीय के बाद बना था, है ना, उसने क्या किया था? उसने युद्ध प्रिय वो नहीं था, वो कला का प्रेमी था। उसने कविराज मार्ग एक पुस्तक जो कन्नड़ भाषा में लिखी, है ना, उसके दरबार में जिन सैन भी हुआ करता था। तो इस तरह से आपने चीज़ों को कोरिलेट करना है। आपने पहले का वीडियो 20-25 मिनट का होगा शायद, वो आप जरूर देखना। उसमें कैसे कैसे मैंने आपको समझाया है, आप सीक्वेंस बिठाना और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से आपके कवर होते हैं। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि राष्ट्रकूट जो वंश था उसका प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, वो प्रशासन कैसे चलाते थे, उनका समाज कैसा था, उनका धार्मिक मान्यताएं क्या थी। जब भी कोई राजवंश पढ़ते ना उसको हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करो कि पहला राजवंश की जो शासक हुए स्थापना किसने की, अंतिम कौन सा, ठीक है, और बीच में कोई महान शासक हुआ है तो उसने क्या काम किए ये जानो। फिर उनका एरिया आपने पहले जान लिया, उनकी राजधानी क्या थी, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट में ये जानो कि अच्छा ये राजवंश रह के गया था तो इनका प्रशासन कैसे चलाते थे, ये इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो इस तरह से चीज़ों को आज के समय के साथ हम जब कोरिलेट करेंगे तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं तो और इजीली ही आपको याद हो जाएंगी। आइए देखते हैं, प्रशासन की बात कर लेते हैं। कहते राष्ट्रकूट राजवंश में शासक की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च होती थी। कोई भी वंश ले लो, उसका जो प्रशासन का केंद्र बिंदु था ना वो राजा ही होता था, राजवंश ही होता था। कहते इस काल के शासकों ने महाराज धीराज, परम भट्टारक जैसे सम्मानजनक उपाधियों के अलावा अकाल वर्ष, धारा वर्ष, सुवर्ण वर्ष, जगुंतुंग आदि की उपाधियां धारण की थी। कहते राष्ट्रकूट प्रशासन में सामंतवाद पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। सामंतवाद की शुरुआत किसने की थी? सातवाहन शासकों ने, ठीक है जी, इस चीज को याद रखना। फिर गुप्तों ने भी यही अपनाया, कुषाणों ने भी सामंती व्यवस्था अपना रखी थी, ठीक है जी। तो आप इन चीजों को कोरिलेट करके चलो। अब ये दंती दुर्ग था जिसने ये राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, ये भी तो एक सामंती था। किसका? वातापी के चालुक्य का जो अंतिम शासक था कृष्णवर्मन सेकंड, उसका था, ठीक है जी। और इसने भी ये कंटिन्यू रखा। कहते प्रमुख सामंतों के अधीन छोटे सामंत होते थे, एक मेन सामंत, उसके नीचे छोटा सामंत, और छोटे सामंत को क्या बोलते थे? राजा बोलते थे। अब राजा हमारे दिमाग में तो फिट है, जो किसी शासन का प्रमुख होता है राजा उसे कहते नहीं, राजा एक डेजिग्नेशन भी था। कहते शासक के अधीन नियंत्रण वाले क्षेत्र को राष्ट्र कहा जाता था। जैसे मान लो कि राष्ट्र को दंती दुर्ग का जितना भी एरिया
वो क्या है, राष्ट्र है, जितना उसका एरिया है जो। और राष्ट्र को मंडल कहा जाता था, मंडल भी कहते थे ये लोग। आगे देखते हैं, देखिए यहां पर कहते इसका प्रधान अधिकारी राष्ट्रपति होता था। आप बोलोगे हैं कुछ अजीब सा लग रहा है, हाँ भाई हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता था। इसका जो प्रमुख अधिकारी था, जिसको मौर्य काल में तीर्थ कहा जाता था। अब बोलोगे तीर्थ क्या होता है मैम, तीर्थ तो धार्मिक यात्रा होती है। नहीं, मौर्य काल में जो उच्च अधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ बोलते थे, और यहाँ पर जो प्रधान अधिकारी है उनको राष्ट्रपति बोला गया है। तो ये शब्दों का ही हेर फेर है, थोड़ा समझ लेना इन चीजों को। आगे है, जो नागरिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों को देखता था। प्रत्येक राष्ट्र में कई विषय सम्मिलित होते थे। ठीक है जी, एक जो राष्ट्र है उसमें क्या है, कई विषय सम्मिलित होते थे। आगे देखते हैं, कहते विषय के अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। विषय को भुक्तियों में आगे विभाजित किया गया था, तहसीलों में, जिसके हेड को क्या बोलते थे, भोगपति कहा जाता था। विषयपति और भोगपति देश ग्राम कूट नामक वंशानुगत राजस्व अधिकारी की सहायता से राजस्व विभाग के प्रशासनिक कार्यों को देखते थे। यहाँ पे समझो कि जो विषयपति थे, जो विषय के अधिकारी, और विषय को भुक्ति के मतलब भुक्तियों में आगे डिवाइड किया हुआ था। राष्ट्र को मंडल में, सॉरी हाँ, ये आप चीज को देखो, राष्ट्र को किस में डिवाइड किया, मंडल में। मंडल को किस में डिवाइड किया, विषयों में। विषयों को किस में डिवाइड किया, भुक्ति में। जैसे अपन कहते हैं ना, हमारा देश किस में डिवाइडेड है, स्टेट्स में। स्टेट किस में डिवाइडेड है, डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट किस में डिवाइडेड है, नगरों में। पहले तो तहसील आ जाएगा, तहसीलों में, फिर आगे क्या है, नगरों में और गांवों में। उसी तरह से आप देखो, पहले राष्ट्र को डिवाइड किया इन्होंने मंडल में, मंडल को डिवाइड किया इन्होंने किसमें, विषय में, विषय में, और विषय को आगे डिवाइड किया इन्होंने भुक्ति में। आगे देखते हैं, आगे है कि जो ये था ना, विषयपति और भोगपति देश ग्रामक कूट नामक वंशानुगत राजस्व अधिकारी। अब ये देश ग्राम कूट कौन है, राजस्व अधिकारी है, जो राजस्व इकट्ठा करता है, टैक्स इकट्ठा करता है। समझो बात को, देश ग्राम कूट कौन है, राजस्व अधिकारी। ठीक है जी, और ये किसकी हेल्प करता था, विषयपति की और भोगपति की। विषयपति कौन होता है, जो एक विषय का हेड होता है। भोगपति कौन है, जो भुक्ति का हेड होता है। सिंपल बात है। ठीक है जी, प्रत्येक भुक्ति के अधीन 50 से लेकर 70 गांव आते थे। एक भुक्ति के अंदर कितने गांव थे, 50 से लेकर 70 तक जो गांव होते हैं वो इसके अंदर हुआ करते थे। आगे बात समझ में, आगे बढ़े। आगे है, कहते ग्राम का प्रशासन ग्रामकूट, ग्रामपति या गावुड के द्वारा संपन्न किया जाता था। ग्रामकूट समझ में आ गया आपको। एक ग्रामकूट के अंदर कितने गांव, 50 से लेके 70 तक, और उसका जो हेड होता था उसे क्या बोलते थे, ग्रामकूट, ग्रामपति या फिर गावुड। एक बार यहां पे फिर से देख लो ये वाला, हाँ सॉरी, भुक्ति है। भुक्ति के अंडर कितने गांव हैं, 50 से लेके 70 गांव। ठीक है जी, और गांव, एक गांव का जो प्रशासन संभालता था उसे क्या बोलते थे, ग्रामकूट, ग्रामपति और गावुड बोलते थे। आपको ऑप्शन में ये तो देख के समझ आ ही जाएगा, जहां पे ग्राम लिखा है तो गांव से संबंधित है, ग्रामकूट गांव से संबंधित है। अगर वो अड़ाना चाहेंगे आपको क्वेश्चन में तो यहाँ अड़ा सकते हैं गावुड, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात कभी होती नहीं है। आगे देखिए, कहते इसका प्रमुख कार्य क्या था। अब ये गावुड था, गांव का जो हेड था, इसका काम क्या था, क्या करता था, ये भूमि कर इकट्ठा करता था। भूमि कर मतलब जमीन से जो टैक्स इकट्ठा होता उसे इकट्ठा करके राजस्व कोष में जमा करना होता था। साथ ही ये ग्राम में शांति एवं व्यवस्था की स्थापना के लिए भी कार्य करता था। गांव में शांति बनाए रखने के लिए ये काम करता था। आगे बात समझ में, ठीक है। राजपूत राजवंश में आय का प्रमुख साधन भूमि कर होता था, जिसे उद्रंग या भोग कर कहते थे। अब ये टैक्स का नाम याद कर लो, भूमि कर को क्या बोलते थे, उद्रंग। क्या बोलते थे, उद्रंग बोलते थे या फिर भोग कर बोलते थे। इस चीज को याद रखना है। यह उपज का चौथा भाग, 1/4
चौथा भाग होता था, जिसे अनाज के रूप में लिया जाता था। ठीक है जी, जिसे अनाज के रूप में ये 1/4, जैसे मान लो कि किसी किसान ने 100 किलो गेहूं उपजा लिया, उसकी फसल 100 किलो पैदा हुई है, तो उसको 25 किलो देना होगा राजा को टैक्स के रूप में। ठीक है जी, तो ये इस तरह से टैक्स हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो गया। पहले एक राष्ट्र को किस में डिवाइड किया, मंडल में, मंडल को किस में डिवाइड किया, विषय में, विषय को किस में डिवाइड किया, भुक्ति में। ठीक है जी, आप जी देखो, और एक भुक्ति के अंदर कितने गांव होते थे, 50 से लेकर 70 तक। और एक गांव के हेड को क्या बोलते थे, गावुड़, ग्रामकुट, ग्रामपति। ये चीज को आपने याद रखना था। और जो टैक्स है वो 1/4 लिया जाता था, और ये इनका क्या था, मेन इनकम का साधन था। इसे क्या बोलते थे, उद्रंग, उद्रंग, उद्रंग बोलते थे, और भोग कर बोला करते थे। ठीक है जी, इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़े। उम्मीद है कोई डाउट आपको रहेगा नहीं यहाँ पर, और कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला। आगे स्थापत्य, मतलब कि जो राजपूतों ने जो निर्माण करवाया, स्थापत्य यानी कि आर्किटेक्ट, उसके बारे में हमने पढ़ना है। यहाँ देखिए आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल। आप पिक्चर देख सकते हो। कैलाशनाथ मंदिर विश्व की प्रस्तर कला की एक अद्वितीय कृति है, जो दक्षिण कला से अलंकृत है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, ये नाम कई बार पूछ चुके हैं भाई, जो एलोरा का जो मतलब कैलाशनाथ टेम्पल है वो किसने निर्माण कराया था, राजपूत वंश के कृष्ण प्रथम ने ये इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण पर्वत शिलाओं को खोद कर, जैसे पर्वत शिला है ना, उसको नीचे की तरफ खोदा इन्होंने। अक्सर आप मंदिर क्या देखते हो, एक पर्वत है उसके ऊपर मंदिर बना दिया, नहीं, इन्होंने क्या किया, पर्वत को बल्कि साइडों से खोद के खड्डा करके उसके अंदर मंदिर बनाया। समझ रहे हो बात को। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता यह है कि इसे बनाने हेतु पर्वत को नीचे भीतर की ओर इसे खोदा गया है। शिल्पकारों ने चट्टानों के शीर्ष भाग से भी तराशने का कार्य किया है। शीर्ष भाग ये इनका ऊपर वाला भाग। ठीक है जी। इस मंदिर का विमान समांतर चतुर्भुज आकार में बनाया गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कौन है? यहां देखिए, ये है आपका जो भारत का नक्शा, देख लीजिए आप। यहाँ पर भारत के नक्शे में आपको यहाँ पर ये जो महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र में आपको यहाँ पे एक अलोरा नाम की जगह दिखाई देगी। अलोरा में ये क्या है, औरंगाबाद के आसपास यहाँ पे आपको ये मंदिर कैलाशनाथ मंदिर देखने को मिलेगा। इसको जरूर देखना चाहिए, और टाइम मिले तो जरूर इसको विजिट करना, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। हाँ, जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, देखो ये पहाड़ है, पहाड़ को साइडों से कुतर के काट के उसके अंदर की तरफ खुदाई करके ये मंदिर बनाया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि लोग क्या करते हैं, मंदिर के पहाड़ के ऊपर ऊंची जगह पे मंदिर बना देते, नहीं, यहाँ देखो आप, दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ था, इसको काटा गया पहले, इसके अंदर जगह बनाएगी इसको। ठीक है जी, और फिर उसके अंदर ये मंदिर का निर्माण किया गया, और मंदिर के शिखर को भी इन्होंने क्या किया, तराशा गया है। ये आप देख पा रहे होंगे यहां से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं, मुंबई के निकट स्थित एलिफेंटा की गुफाएं शैव मत से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहां पर है, तो क्या बताओगे, मुंबई में है। किससे संबंधित है, शैव मत से। शैव मतलब भगवान शिव को मानने वाले, किसके मतलब, भगवान शिव को मानने वाले। इसका प्राचीन नाम क्या है, घारपुरी। इसका प्राचीन नाम क्या है, घारपुरी। तो आप इस चीज को याद रखोगे। यहां से प्राप्त मूर्तियों में त्रिमूर्ति सर्व प्रमुख है, जो भगवान शिव के महेश्वर स्वरूप को क्या करती, दिखाती है। यहाँ पे एक त्रिमूर्ति मतलब 3 मुख वाली मूर्ति मिली है, मूर्ति है यहाँ पर, जो क्या है, भगवान शिव के 3 रूपों के बारे में संबंधित है। अंतः मूर्तियों में शिव पार्वती विवाह, भैरव तांडव नृत्य करते हुए, शिव तथा रावण द्वारा कैलाश पर्वत
हिलाने की दृश्य प्रमुख हैं। यहाँ पे आप जब जाओगे ना इस एलिफेंटा की गुफा में, आपको इस प्रकार की मूर्तियां मिलेंगी। एक तो भगवान शिव की त्रिमूर्ति मिलेगी, 3 मुख वाली, है ना। दूसरा आपको यहाँ पे शिव पार्वती के विवाह से संबंधित भैरव से तांडव नृत्य करते हुए, है ना, और रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए, मतलब ये मतलब चित्र का वर्णन किया, चित्र नहीं मूर्तियों के रूप में। दिखाती हूँ आगे। ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं भाई, आप देख सकते हो मुंबई में है। ये कहाँ पे है? मुंबई में है। तो आप इसको चीज को कोरिलेट कर पाएंगे। आगे है मूर्ति कला के बारे में। सुनिए, पर्वत शिलाओं को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर एलोरा का सर्वोत्तम कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। एलोरा का मंदिर मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे पर्वत को साइडों से काटा गया, तराशा गया और उसके अंदर स्पेस बनाकर फिर मंदिर का निर्माण किया गया। उसमें उस पर्वत को ही काट काट कर, ठीक है जी, मतलब उसके अंदर अलग से नहीं बनाया, उस पर्वत को ही क्या है, तराश कर। यह मंदिर भवन निर्माण के विकास के चरम अवस्था को दिखाता है। इस मंदिर में हाथी और शेरों की आकृतियां उकेरी गई हैं। एलोरा की गुफा में रावण द्वारा अपने 20 हाथों से कैलाश पर्वत को हिला देने संबंधी दृश्य भी दिखाए। या अभी आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी। इस दृश्य में पर्वत के कंपन को महसूस किया जा सकता है। इसमें पार्वती को भयभीत एवं विचलित दिखाया गया है, जो शिव के हाथ पकड़े हुए है, लेकिन शिव शांत मुद्रा में है तथा अपने पैरों से पर्वत को दबा रखे हैं। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की मूर्ति कैलाश मंदिर अलोरा में स्थित है। दिखाती हूं अभी आपको। ये देखिए, आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये रावण है, ये रावण है। ये 20 हाथों से क्या है, ये पर्वत को मतलब ऐसा, मतलब कि सिंबॉलिक रूप से धरती को हिला रहे हैं। भगवान शिव क्या है, शांत मुद्रा में है, और जो पार्वती हो वो विचलित है। उन्होंने क्या है, शिव का हाथ पकड़ रखा, वो घबरा गई है। लेकिन भगवान शिव के शांत है, उनको पता है, उन्होंने पैर से धरती को दबाए हुए है, तो कोई इतना उनको घबराहट नहीं है। लेकिन लेडीज ही होती है, आपको समझ सकते हो। हाँ, और शिव और पार्वती के विवाह, मैंने आपको बताया ना, शिव और पार्वती के विवाह संबंधी, ये देखिए, ये पार्वती जी और शिव जी के विवाह के संबंधित जो मूर्ति है उसको तराश के यहाँ पे बनाया गया है। कहते हैं एलोरा की गुफा नंबर 29 में शिव और पार्वती के विवाह को शैल मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है। समझ पा रहे हो आपको? और कितना सुंदर ये पिक्चर है, मतलब मूर्ति है कह सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था भगवान शिव के 3 रूप, त्रिमूर्ति सबसे प्रभावी मूर्ति है। एक ही शरीर से उत्पन्न 3 सिर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भगवान शिव के 3 सिर, ठीक है जी, जिसमें उनको पालक, जनक के रूप में, पालक के रूप में और सृष्टि को खत्म करने के रूप में दिखाया गया है कि हमारे जन्मदाता भी यही हैं और पालक भी यही हैं और लास्ट में हमें मृत्यु भी यही प्रदान करते हैं। इन तीनों चीज़ों को क्या किया है, इस मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, चित्रकला के बारे में जान लेते हैं। एलोरा की गुफाएं वास्तुकला और तक्षण कला के साथ साथ चित्रकला के भी विशेष केंद्र है। इस गुफा के अधिकतर चित्र नष्ट हो गए हैं या धूमिल पड़ गए, वैसी स्थिति नहीं रही, बहुत टाइम हो चुका है इनको बनाए हुए। एलोरा के चित्र 7वीं सदी से 11वीं सदी के मध्य राजपूत शासकों के संरक्षण में बनाए गए थे। 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक राजपूतों द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है जी, इनके द्वारा बनवाए गए थे। इन चित्रों की विषय वस्तु ब्राह्मण, जैन और बौद्ध, तीनों ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस गुफा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर अपनी चित्रकारी के लिए रंग महल के रूप में भी जानी जाती है। इस गुफा से प्राप्त एक चित्र में गरुड़ पर आसीन विष्णु के दोनों और लक्ष्मी एवं भूदेवी का अंकन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अलोरा के चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया गया है तथा रेखाओं का उभार आकर्षक व महत्वपूर्ण है। जो ये यूपीएससी पीसीएस का एग्जाम वगैरह लिखते हैं ना, जो कला वाला पार्ट है, ये कला के पार्ट में आते हैं क्वेश्चन ऐसे। ये आप चित्र देख सकते हो,
कितना मतलब सुंदर दिखाया गया है। भगवान विष्णु के एक और लक्ष्मी और है, एक और भूदेवी को दिखाया गया है। आगे बढ़ते साहित्य के बारे में कि जो राजपूत राजवंश रह के गया है उनका साहित्य कैसा है उसके बारे में जानते हैं। कहते राजपूत शासकों ने अपनी राजसभा में उच्च कोटि के विद्वानों को संरक्षण दिया। इस राजवंश ने कन्नड़ एवं संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया। क्वेश्चन आएगा कि राजपूत शासकों ने किस भाषा को क्या दिया, किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? तो आप क्या बताओगे? कन्नड़ भाषा और संस्कृत भाषा। अमोघ वर्ष जो इस वंश का एक अच्छा शासक हुआ है गोविंद तृतीय के बाद में, कहते अपने शासन काल में प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की। आपसे पूछेंगे अमोघ वर्ष की रचना कौन सी है, तो क्या बताओगे? कविराज मार्ग। और कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में। इसके अलावा इसकी राजभाषा में राजसभा में आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, अमोघ वृत्ति के लेखक शाक्तायन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीर चार्य ने आश्रय प्राप्त किया। जिनसेन भी इनके दरबार में था, ठीक है जी, शाक्तायन भी इनके दरबार में था और महावीर चार्य भी इनके दरबार में था। जो आपका ये जिनसेन है इनकी रचना कौन सी है? आदि पुराण। कोरिलेट कर रहे हैं ना, आदि पुरुष आजकल जो पिक्चर बवाल में है, ठीक है। आदि पुराण जो है किसकी रचना है? जिनसेन की। किसके दरबार में थे? राजपूतों के। किस शासक के? अमोघ वर्ष के। आगे है अमोघ वृत्ति एक रचना है, किसने लिखी है? शाक्तायन ने लिखी है। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीर चार्य। ये है। कहते कृष्ण द्वितीय के दरबार में कवि पंपा और पुन को भी संरक्षण प्राप्त था। पंपा और पन। कवि पुन ने शांति पुराण की रचना की थी। यहाँ पे दो पुराण देखने को मिल रहे हैं आपको, आदि पुराण और शांति पुराण। आदि पुराण की रचना तो जिनसेन ने कर दी और शांति पुराण की रचना किसने? पुन ने कर दी। पुन कहते ना, जो शांति किसी को बख्शना एक पुण्य का काम है। पुन ने कौन सा किया? शांति पुराण। पुन ने शांति पुराण, पुन ने शांति पुराण और जिनसेन ने आदि पुराण। जिनसेन ने आदि पुराण। इस तरह से आपने याद रखना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कहते राजपूत राजाओं ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दी और साथ ही इस्लाम के प्रचार की छूट भी दी थी, ठीक है जी। और राजपूत वंश के टाइम पे ही अल मसूदी अरब यात्री सुलेमान इन्हीं के टाइम पे आते हैं। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। प्रीवियस जो लेक्चर नंबर 1 है राजपूत का, मैंने वहां पे डिटेल में करवाया है। आगे बढ़े। कई तटवर्ती शहरों में प्रतिदिन इबादत कौन करेंगे? मुस्लिम धर्म वाले इबादत करते, प्रार्थना करते के लिए मुस्लिमों को अपनी मस्जिद भी बनाने की इन्होंने क्या दिया? छूट दी थी। इस सहिष्णुता की नीति से विदेशी व्यापार में सहायता मिली, जिससे राजपूतों की क्या है? समृद्धि बढ़ गई। राजपूत शासक कला और साहित्य के महत्वपूर्ण संरक्षक थे। कन्नड़ का साहित्य के त्रिरत्न, 3 राइटर हैं, 3 राइटर। कौन सी भाषा के? कन्नड़ भाषा के। कौन सी भाषा के? कन्नड़ भाषा के। कौन से? पन्न पुन्न रन, पंपा पुन्न रन। इनको ऐसे बोलते हैं, पन्न भी बोलते हैं इनको, पन्न पुन्न रन, पन्न पुन्न रन। राजपूतों के दरबार में थे, कन्नड़ भाषा के। इनको त्रिरत्न कहा जाता है। कहते प्रथम 2 विद्वानों का संरक्षण कौन था? कृष्ण तृतीय था, कृष्ण नंबर 3, ठीक है जी। उनके दरबार में न केवल संस्कृत के विद्वान थे बल्कि अनेक ऐसे कवि और लेखक भी थे जो प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में लिखते थे, ठीक है जी। ये दोनों भाषाएं अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी कही जाती हैं। कौन सी? प्राकृत को अपभ्रंश। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू राजपूत राज्य से संबंधित हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, महान जो अपभ्रंश भाषा के जो कवि हैं कौन? स्वयंभू। ये अंडरलाइन कर लें, स्वयंभू। किसके दरबार में थे? राजपूतों के दरबार में। राजपूत मतलब राजपूत के जो राज्य से संबंध रखते थे, संबंधित थे। कौन? स्वयंभू। स्वयंभू किसके भाषा के कवि? अपभ्रंश भाषा के कवि थे। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। देखते हैं आगे।
चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में।